जी हाँ, आपके सामने एक और सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो जुड़ी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारे और इश्यूज़ को, टॉपिक्स को टच करेगी जो सोशल जस्टिस और हिस्ट्री और उस समय के आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हमारे बाकी देशों के साथ, उनको ये सीरीज़ टच करती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें मैं आपके सामने बहुत सारे उन इश्यूज़ को रखूँगा, उन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें फेस करने पड़े। तो इस सीरीज़ का नाम ही पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज़ होगा और इसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस थे, क्या चुनौतियाँ थी जिसका हमें सामना करना पड़ा, हमें उनको फेस करना पड़ा। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफली आज ही डिस्कस करूंगा कि वो क्या चुनौतियां थी, फिर उन चुनौतियों को एक एक करके मैं हर क्लास में आपके साथ हर वीडियो में डिस्कस करता जाऊंगा, जो आपको एक दिन छोड़ के मिलती जाएगी। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी ही, आपको पता है, लेकिन हम उसको आज थोड़ा डिस्कस करते हैं अपने तरीके से। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हो गया। हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो गए थे। हमें खुशी भी थी कि हमें देश की आज़ादी मिल रही है। जो हमने एक ड्रीम लिया था कि हमारा देश आज़ाद हो, पूरा हुआ। रात को 12 बजे यानी 12:01 15 अगस्त को और 14 अगस्त की रात को हमारी पार्लियामेंट का सेशन, जो उस समय की प्रोविज़नल पार्लियामेंट थी, जो संविधान सभा ही हमारी जो थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वही हमारी प्रोविज़नल पार्लियामेंट भी थी। जब हम इंडिपेंडेंस इंजॉय कर रहे थे उस दिन, तो हमारे उस समय के पहले जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले पीएम रहे, आपको पता होगा। उन्होंने मिडनाइट सेशन लिया पार्लियामेंट का, प्रोविज़नल पार्लियामेंट का, और उन्होंने रात को 12 बजे लिया वो, और उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो वी हैड ए ड्रीम। ये उनकी स्पीच के पहले लाइन थे कि बहुत पहले हमने एक सपना देखा था, आज वो पूरा हुआ है। उनकी स्पीच को हम टारस्ट विद डेस्टिनी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। इस सीरीज़ में मैं काफ़ी टॉपिक्स एनसीईआरटी के टॉपिक कवर करूंगा। एनसीईआरटी 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके टॉपिक्स इसमें काफ़ी डिस्कस होंगे। तो टारस्ट विद डेस्टिनी भी 10+2 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में आपको इसके बारे में रेफरेंसेस मिल जाएंगे। नाउ वो ड्रीम पूरा हुआ, आज़ादी तो मिली, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस भी हमें सारे साथ लेके आई। हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस खड़े हो गई। वो क्या चैलेंजेस थे? पहला चैलेंज जो इमीडिएट था वो ये था कि जो लोग पाकिस्तान से शिफ्ट होकर, पॉपुलेशन ट्रांसफ़र जो हुई, शिफ्ट हुए और इंडिया में आए, ये देश का बंटवारा हुआ। पार्टीशन ही अपने आप में एक प्रॉब्लम थी। देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, बहुत सारा एरिया उधर रह गया पाकिस्तान में इंडिया का, और जो आज हमारे पास है, जो हमारे पास आया। और मेनली तो पंजाब में राइट्स हो गए थे, बंगाल में भी राइट्स हो गए थे, पंजाब में ज़्यादा राइट्स हो गए थे। और ये राइट्स हो गए तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जो शरणार्थी रेफ्यूजीज़ राइट्स के बाद इंडिया में आए, उनको सेटल कैसे करें। इसकी संख्या क्या थी? कोई लोग कहते हैं कि 2 करोड़ लोग वहाँ से आए, कोई कहता है जी 50 लाख आए, कोई कहता है 1 करोड़ प्लस आए। उन शरणार्थियों को हमने अलग अलग कैंपों में, रेफ्यूजी कैंपों में रखा, और उनको सेटल करना, उनको एक तरह से यहाँ पे स्थापित करना ही अपने आप में एक चैलेंज था। वो कैसे किया, हम इसके बारे में देखेंगे। दूसरी जो ट्रेजेडी हुई वो हमारे लाखों लोग, स्पेशली पंजाब के, और भी जगह पे पर ज़्यादा पंजाब में, लाखों लोग इन दंगों में हुए, सांप्रदायिक दंगों में वो मारे गए बहुत से लोग। उनका कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा दुख था। और ये तो प्रॉब्लम थी ही थी कि जो लोग मारे गए उनका दुख, उनकी फैमिलीज़ लोगों की टूट गई, परिवार उजड़ गए। साथ में ही बहुत से लोग इंडिया में ट्रांसफ़र होकर यहाँ बैठ गए। ये एक बड़ी चिंता का विषय भी था। दूसरा बड़ा इशू हमारे पास था कि हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे इंडिया में, लोकतंत्र को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी एक नया कॉन्सेप्ट था।
हालांकि उसकी बहुत सारी टेस्टिंग ब्रिटिश टाइम में हो चुकी थी, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, लेकिन अभी भी इतने बड़े लेवल पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना हमारे लिए एक रियलिटी में ही चैलेंज था। तो इन चैलेंजेस को हमें पूरा करना था, क्योंकि देश की जनता जो पब्लिक थी वो काफ़ी इलिटरेट थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था, और लोगों को कैसे हम इंस्पायर करेंगे वोट डालने के लिए। हालांकि उनको पढ़ना भी नहीं आता, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, तो बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जिनको पढ़ना नहीं आता था, बहुत सारी विमेन ऐसी थी जिनको पढ़ना नहीं आता था, ओल्ड पीपल ऐसे थे उनको पढ़ना नहीं आता था। इसलिए पहले इलेक्शंस करवाना ही चैलेंज था हमारे लिए। इवन इलेक्शन कमीशन को 2 बार इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़े। पूरी रोल कॉल बनाना, लोगों को कैसे हम इतने बड़े एक्सरसाइज में डेमोक्रेसी की एनरोल करेंगे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तीसरा बड़ा चैलेंज था कि हमारा एग्रीकल्चर रुइन हो चुका था। अंग्रेज़ी सरकार तो चली गई थी, ज़मींदारी व्यवस्था हमारे पास छोड़ के, ज़मींदारी सिस्टम, उसको कैसे ठीक करें, लैंड रिफॉर्म्स कैसे लेके आएँ, और हम इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें, और लोगों को रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, क्योंकि ये सब इंटरलिंक था। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट आपस में जुड़े हुए इश्यूज़ थे। तो उस समय अंग्रेज़ी सरकार ने जो डेवलपमेंट की थी, इंडस्ट्री लगाई थी, खेती बाड़ी को उन्होंने जिस तरह से डेवलप किया था, उन्होंने अपने हिसाब से किया था। उसमें हमारा तो बेनिफिट था नहीं, हमारा किसान तो, उसकी तो बैकबोन टूट चुकी थी, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत हाई था, लैंड रेंट, और ऊपर से जमींदारी सिस्टम ने उनको ख़त्म कर दिया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ऊपर से हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, इतनी बड़ी जनता का पेट कैसे भरेंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे पास कोई भी डाटा नहीं था जिसको लेकर हम अपनी प्लानिंग कर सके। हमें 5 ईयर प्लान्स आगे जाके चुने, जो हमारी इकॉनमी का एक बेस मॉडल रहा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जो हम यूज़ कर पाएँ। अंग्रेज़ी डाटा तो था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, लेकिन वो बहुत कम था और इरेलीवेंट था। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग तय किया था, हमारे अकॉर्डिंग तो था नहीं, हमें जिस तरह का चाहिए था वैसा नहीं था। एक और चैलेंज था कि इतनी बड़ी मैन फोर्स, वर्क फोर्स कहाँ से आई थी, क्योंकि जो ICS सर्विस थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस पर बहस चल रही थी कि इनको कंटिन्यू करें कि नहीं करें, ये तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था है। हालांकि हमने उसी को कंटिन्यू किया और नेहरू को कन्विंस किया, वल्लभ पटेल ने, कि आप ICS को ही कंटिन्यू करो, पर उसका नाम बदल दिया, IAS कर दिया। आप जानते हैं आजकल हम IAS सुनते ही हैं, रोज़ करते हैं, आप पढ़ ही रहे हो। इस तरह से ये भी चैलेंज था। इस तरह से एक और बड़ा चैलेंज, क्योंकि हमने संविधान बनाना अपने आप में एक चैलेंज था, जो बन के तैयार तो हो गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। वो लागू भी कर दिया, पर क्या वो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग ठीक बनाया, जो हमने तो ज़्यादातर पार्ट उसका बोरो किया था अलग अलग कंट्रीज़ के संविधान से। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, जर्मनी का वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन, रशियन, इंग्लैंड से तो हमने बहुत बड़ा हिस्सा लिया ही है संविधान का। तो हम कैसे इन चीज़ों को देखते और ये जान पाते कि क्या ये संविधान हमारे लिए फ़िट है। ये तो टाइम के समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ही टेस्ट हो पाता था। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज था। तो इस तरह से इन चैलेंजेस को हम देखेंगे कि हम कैसे इसको पूरा हमने किया और कैसे आगे बढ़े। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे रहेगी, हमारे पड़ोसी देशों से संबंध कैसे रहेंगे, ये भी एक चैलेंज था। फॉरेन पॉलिसी करता धरता तो पंडित नेहरू ही खुद ही थे, लेकिन फिर भी आगे जाके हमारी 2 पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई 1965 में और 71 में। बाद में करगिल वॉर भी हुई। टेररिज्म को भी हमने फेस किया, पंजाब में, असम में, जम्मू कश्मीर में। नक्सलाइट मूवमेंट को हमने आज भी फेस कर रहे हैं। इसी तरह हमने चाइना के साथ भी एक वॉर लड़ी। यानी इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम्स आज़ादी के बाद सारी हल हो गई थी, ऐसा तो नहीं था। हम पीसफुली इस्टेब्लिश हो गए थे, ऐसा भी नहीं था। हमारी इकॉनमी डेवलप हो गई थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन हम पॉजिटिव होके आगे बढ़े और उस समय हम इतने श्योर हो गए कि हम कर पाएंगे इसको, और किया भी हमने। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं उससे पता चलता है कि हमने आज़ादी के बाद अब तक का सफ़र पूरे चैलेंजेस को मीट करते हुए आगे हम बढ़े हैं। तो अगली जो सीरीज़ विद इन डे और सो हम स्टार्ट करेंगे, वो इन चैलेंजेस को ही ध्यान में रखते हुए होगी। हम आज़ादी के बाद जितनी कुछ घटनाएं हुई, वो चाहे संवैधानिक मामलों पे थी, चाहे वो सोशल इश्यूज़ थे और हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उनको देखेंगे।
राइट फ्रॉम 1947 से 50 से पंडित नेहरू के टाइम से लेके आगे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी तक, या उससे भी आगे तक शायद हम जाएंगे। तो ये सीरीज़ का पहला पार्ट आप इसी वीडियो को मानिए, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है कि हमारी अगली सीरीज़ जो होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी। मैंने ये डिस्कस आपसे कर लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर। तो सीरीज़ का नाम भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सीरीज़ रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं छोटी सी 1-2 दिन की ब्रेक के बाद, और फिर पहली सीरीज़ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और पहली सीरीज़ में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे राजे महाराजे जो थे हमसे अलग होना चाहते थे और अलग कंट्री बनना चाहते थे, जिनको हम रियासती स्टेट्स बोलते हैं। रियासती एक प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे यहाँ पे, राजे महाराजे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार जाते एक अपना पॉलिटिकल कार्ड खेल गई थी, वो हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का शिकार बनाने वाली थी। और राजे महाराजों को जो हमारी रियासतें थी उनको सिखा गई थी कि हमने तो आपसे पावर ली है, हम आपको पावर देंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हम उन रियासतों को कैसे अपने साथ एंगेज करें, उनको अपने साथ कैसे जोड़ें, कंट्री को यूनाइट कैसे करें। मैं पहले बताना भूल गया, लेकिन हमारा पहला टॉपिक यही होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, और साथ में बाकी जो मैंने इश्यूज़ डिस्कस किए वो भी मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कि डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई, हमने शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज़ को कैसे सेटल किया, और इन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया। तो जल्दी ही मिलेंगे, उम्मीद है आप इस सीरीज़ में जुड़ेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।